गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटारा मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी टॉपिक लिंगीय विभेद। आज की क्लास में हम लिंगीय विभेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगीय विभेद के अर्थ के बारे में। लिंगीय विभेद का अर्थ। जो लिंगीय विभेद है उसे लिंग पूर्वाग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लिंग पूर्वाग्रह। अब लिंगीय विभेद जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, लिंगीय विभेद अर्थात लिंग के आधार पर किए जाने वाला विभेद। लिंग के आधार पर किए जाने वाला विभेद। कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है वो बालक और बालिका में उनके लिंग के आधार पर जो विभेद करता है उसे ही लिंगीय विभेद कहा जाता है। कि जैसे कि बालक और बालिकाओं का जो खान पान है, जो रहन सहन है, जो पहनावा है या पालन पोषण है या शिक्षा है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के जो विभेद किए जाते हैं उसे ही लिंगीय विभेद कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसके अंदर जो भी कार्य है वो दो प्रकार से होते हैं, या तो वो मानव जन्य होगा या फिर प्राकृतिक जन्य होगा। कि जैसे जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण कर सकती हैं, बच्चों को पैदा कर सकती हैं, तो ये तो प्राकृतिक जन्य है, प्राकृतिक है, इसमें किसी भी तरह का जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता। परंतु जो महिलाएं हैं उनके बारे में विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं हैं वो बना लेना। कि जैसे जो महिलाएं हैं वो अक्सर झूठ बोलती हैं, या उन्हें कोई भी कार्य करने को दिया जाता है तो उसे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं, कंफ्यूज रहती हैं, और जो घर के कार्य ही वो कर सकती हैं, जो बाहर के कार्य हैं वो नहीं कर सकती। इस प्रकार की जो धारणाएं बनाई गई हैं हमारे समाज में उसे ही लिंगीय विभेद या लिंग पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया लिंगीय विभेद के अर्थ के बारे में चर्चा। अब आगे हम बात करते हैं लिंगीय विभेद की परिभाषाओं के बारे में। लिंगीय विभेद की परिभाषाएं। यहाँ पर लिंगीय विभेद की दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक है प्रोफेसर S.K. दुबे और दूसरी है श्रीमती R.K. शर्मा। तो पहली डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार जो प्रोफेसर S.K. दुबे हैं वो ये बात बोलते हैं, लिंगीय विभेद का आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जिसके द्वारा समाज रूढ़िवादिता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में संस्कृत होते हैं, जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती हैं। ये तो होगी पहली डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार जो श्रीमती R.K. शर्मा है वो ये बात बोलते हैं, लिंगीय विभेद स्त्री व पुरुषों में शक्ति एवं अधिकारों का अवैज्ञानिक एवं अतार्किक विभाजन है, जो स्त्री वर्ग है उसे दुर्बल तथा निम्न स्तरीय बताने का प्रयास करता है और पुरुष प्रधानता की ओर प्रवृत्त करता है। तो ये तो होगी दो डेफिनेशन की। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि जो लिंगीय विभेद है वो स्त्री व पुरुषों के मध्य अधिकार जो भी है या कर्तव्य है उनका विभाजन है। तो ये तो होगी। अब हमने लिंगीय विभेद का अर्थ के बारे में भी चर्चा कर ली और उसकी परिभाषाओं के बारे में भी। अब हम बात करते हैं लिंगीय विभेद की विशेषताओं के बारे में। लिंगीय विभेद
लिंगीय विभेद की जो पहली विशेषता है वो है अवैज्ञानिक प्रक्रिया। पहली है अवैज्ञानिक प्रक्रिया। अब कहते हैं जो लिंगीय पूर्वाग्रह है, लिंगीय विभेद है या लिंग पूर्वाग्रह है, उसे अवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहते हैं अवैज्ञानिक इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी मान्यताएं हैं, जो भी धारणाएं हैं, जो भी बातें कही जाती हैं, उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। कि जैसे हम बात करते हैं कि आज अक्सर ये बात बोली जाती है कि जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो पुरुष वर्ग में अधिक होती है और स्त्री वर्ग में कम होती है। कहते हैं कि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, विज्ञान के द्वारा इसको प्रूव नहीं किया गया है कि ऐसा होता है। और आज के टाइम में हम वर्तमान समय में देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष से अच्छा डिसीजन भी ले रही हैं, हर क्षेत्र में कार्य भी कर रही हैं, पुरुषों के समान हर क्षेत्र में जो कार्य वो कर रही हैं। तो कहते हैं कि जो लिंगीय विभेद है उसे पूरी तरह अवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में ही माना जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है काल्पनिक प्रक्रिया। काल्पनिक प्रक्रिया। अब कहते हैं कि जो लिंगीय विभेद है या लिंग पूर्वाग्रह है उसे काल्पनिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। कि कहते हैं कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है वो अक्सर ही अपने हस्बैंड से झूठ बोलती है, तो उसे ये लगता है कि जो मेरी वाइफ है झूठ बोल रही है, और जिस जिस लेडीज़ के टच में वो आता है वो भी झूठ बोलती हैं। तो उसके मन में क्या है, कल्पना बन जाती है कि जो महिलाएं हैं वो अक्सर झूठ ही बोलती हैं, दुनिया में जो भी महिलाएं हैं वो झूठ ही बोलती हैं। तो कहते हैं कि उसके मन में जो ये कल्पना होती है तो वो पूर्व ग्रह का रूप ले लेती है, कि वह धारणा ही बन जाती है कि ये महिलाएं जो है वो अक्सर झूठ ही बोलती हैं। तो कहा जाता है कि जो लिंग पूर्वाग्रह या लिंगीय विभेद है उसे काल्पनिक प्रक्रिया माना जाता है, कि कल्पना के आधार पर ही लिंग जो धारणाएं हैं वो बना दी जाती है, और इससे क्या है जो हमारा ही समाज है वो उसमें लैंगिक विभेद जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अतार्किक प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट है अतार्किक प्रक्रिया। अब कहते हैं कि जो लिंगीय पूर्वाग्रह है वो अतार्किक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। अतार्किक इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो भी मान्यताएं हैं या जो भी बातें कही जाती हैं उनको किसी भी तर्क के द्वारा जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कि जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जो पुरुष वर्ग है वो शक्तिशाली होता है और जो महिला वर्ग है वो शक्तिशाली नहीं होता, भी जो पुरुषों के अकॉर्डिंग उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है। तो कहते हैं लिंगीय पूर्वाग्रह एक प्रकार की जो ये मतलब इसको तर्क के द्वारा जो परिभाषित या तर्क के द्वारा इसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आज के टाइम पर अपने बहुत सी जने ऐसे देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और पुरुषों से अधिक मात्रा में जो शक्ति है वो स्त्री वर्ग में है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं कि जो लड़कियाँ आज गेम्स में बहुत आगे हैं, तो उनमें शक्ति है तो ही वो विभिन्न प्रकार के जो गेम्स है या खेल है वो खेल पा रही हैं। तो ऐसे ही जैसे जो रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थे वो क्या थी, वो स्त्री थी, फिर भी उनके शरीर में इतनी ताकत थी कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हमेशा ही संघर्ष किया। तो कहते हैं कि जो लिंग पूर्वाग्रह जो ये लिंगीय विभेद जो बने गए हैं उसका कोई भी तर्क नहीं है, कोई किसी भी तर्क के द्वारा से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो ये तो होगा थर्ड पॉइंट। जो आगे फोर्थ पॉइंट है वो है अमानवीय प्रक्रिया। फोर्थ पॉइंट है अमानवीय प्रक्रिया। अब कहते हैं कि जो लिंगीय विभेद है वो अमानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि अमानवीय इसलिए है क्योंकि जो हमारी मानवता है वो हमेशा हमें यही सिखाती है कि किसी के साथ भी विभेद नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। तो कहते हैं कि इससे क्या होता है, जो ये अमानवीय प्रक्रिया इसीलिए है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें उनका शोषण किया जाता है। शोषण इस प्रकार से भी, जैसे जो महिलाएं हैं अगर वो किसी भी विचार को प्रकट करना चाह रही हैं या किसी भी व्यवस्था पर खुलकर बोलना चाह रही है तो उसे बोलने ही नहीं दिया जाता। इससे क्या होता है, उसकी स्वतंत्रता है या उसका शोषण किया जाता है, उसे बोलने ही नहीं दिया जाता। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर वो कोई लेडीज़ अगर अपना विकास करना चाह रही है, अपना आत्म विकास करना चाह रही है, तो भी जो हमारा ये समाज है उसके विकास में विभिन्न प्रकार के जो अवरोध है वो
पैदा करता है। कि जैसे ये बात बोला जाता है कि जो अब कहा जाता है कि जैसे इससे क्या होता है कि ये जो मानवता का विरोध ही हो रहा है, इसके अंदर मानवता का घोर अपमान हो रहा है, क्योंकि उसे अपने विचार जो प्रस्तुत करने के जो अवसर उन्हें नहीं दिए जाते हैं। तो ये तो होगी अमानवीय प्रक्रिया। आगे हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है अनैतिक प्रक्रिया। फिफ्थ पॉइंट है अनैतिक प्रक्रिया। अब इसमें कहते हैं कि जो लिंग पूर्वाग्रह है वो अनैतिक प्रक्रिया के रूप में भी इसको स्वीकार किया जाता है। अनैतिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो नारियां उसके प्रति उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो बोला जाता है जो लिंगीय पूर्वाग्रह है वो अनैतिक प्रक्रिया है। कि हमारी जो नैतिकता है वो तो हमें ये सिखाती है कि हमें चाहे लड़का हो या लड़की, उसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, चाहे उनका खान पान हो, चाहे उनका रहन सहन हो, चाहे उनका पालन पोषण हो, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो भी भेद है वो नहीं करना चाहिए। कि जैसे अब बात करते हैं कि अगर जैसे साहस का गुण है, अगर वो पुरुषों में पाया जाता है तो लोग तो उसकी बहुत बड़ाई करते हैं कि हाँ इसमें तो बहुत साहस है, बहुत शौर्य है। अगर यही गुण लड़कियों में पाया जाए या महिलाओं में पाया जाए तो उसके जो उसका ये गुण होता है उसको भी अवगुण में परिवर्तित कर दिया जाता है। कि जैसे अगर कोई वो उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है, अगर उसका विरोध किया जाता, अगर वो उसका विरोध करती है तो उसे उस पर सामाजिक दबाव बनाया जाता है, उसको विभिन्न प्रकार के जो लांछन है वो लगाए जाते हैं उस पर। तो बोला जाता है कि जो लिंगीय विभेद या लिंग पूर्वाग्रह है वो अनैतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है। तो ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, मानव जन्य प्रक्रिया। मानव जन्य प्रक्रिया। अब कहते हैं कि जो लिंगीय विभेद या लिंग के आधार पर जो विभेद किया जाता है वो मानव जन्य है, प्राकृतिक जन्य नहीं है। क्योंकि जो हमारी प्रकृति है वो हमें ये नहीं सिखाती कि हमें जो है किसी भी तरह का जो भेदभाव है जो करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो ये विभेद बनाए गए हैं, जो ये पूर्वाग्रह बनाए गए हैं या धारणाएं जो हम सुनते हैं, तो वो मानव जन्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि इनको मानव के द्वारा ही बनाया गया है। कि अब अपने कहते हैं कि जो डर की अगर अपने बात करते हैं तो डर तो सभी को लगता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, परंतु जो हमारा ये समाज है उसमें यही दिखाया जाता है कि जो महिला वर्ग है उसे डर अधिक मात्रा में लगता है और जो पुरुष वर्ग है वो कम डरते हैं। तो बोला जाता है कि जो लिंगीय विभेद है वो मानव जन्य प्रक्रिया अर्थात मानव के द्वारा ही बनाई गई है। इसमें किसी भी मतलब कहते हैं कि इसमें प्राकृतिक जन्य ना होकर ये मानव जन्य ही है। ये तो हो गया सिक्स पॉइंट। आगे हम सेवन्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, पुरुष प्रधानता की प्रक्रिया। पुरुष प्रधानता की प्रक्रिया। अब इसमें कहते हैं कि जो भी ये पूर्वाग्रह जो हम सुनते हैं या लिंगीय विभेद के बारे में जो भी धारणाएं हम सुनते हैं, अगर उनको ध्यान से अगर हम देखें तो ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है कि जो लिंगीय पूर्वाग्रह बनाए गए हैं उसमें क्या होता है, जो स्त्री की जो स्थिति है उनको तो दुर्बल बना दिया जाता है और उसको निम्न स्तरीय बताने का ही प्रयास किया जाता है, और जो पुरुष की जो स्थिति है उसको हमेशा ही सुदृढ़ किया जाता है, अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। तो कहते हैं कि जो भी कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी समाज हो, तो उसमें हमेशा ही पुरुष की प्रधानता को ही स्वीकार किया जाता है, पुरुष को ही हमेशा आगे रखा जाता है। तो कहते हैं कि जो ये लिंगीय विभेद है उसमें पुरुष की प्रधानता की प्रक्रिया के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो हमारा ये समाज है वो पुरुष प्रधान है, पुरुष की प्रधानता को ही स्वीकार किया जाता है। तो ये तो हो गया सेवन्थ पॉइंट। आगे जो एट्थ पॉइंट है वो है संकीर्णता की प्रक्रिया। एक पॉइंट है संकीर्णता की प्रक्रिया। अब कहते हैं कि जो लिंगीय विभेद है वो जो संकीर्ण विचारधारा है उसका ही परिणाम है, कि उसके परिणाम स्वरूप ही हमारे समाज में उसमें लैंगिक विभेद या लिंगीय विभेद देखने को मिलता है। कि जैसे अब कोई लेडीज़ है, अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया, कोई भी निर्णय लिया, अगर वो गलत निकल जाता है तो जो पुरुष वर्ग है वो हमेशा यही बोलता है कि आप में मतलब स्त्रियाँ उसमें बुद्धि का अभाव होता है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। इस प्रकार का जो पूर्वाग्रह है वो स्त्री के लिए बन जाता है। परंतु अगर कोई पुरुष कोई डिसीजन लेता है, अगर वो गलत हो जाता है तो भी जो हमारा ये समाज है वो किसी भी तरह उसको किसी भी तरह का जो पूर्वाग्रह है वो नहीं बना
था कि उनको ये लगता है कि अगर पुरुष ने डिसीजन ले लिया तो कोई बात नहीं, परंतु अगर वही डिसीजन नारी ले लिया और गलत ले लिया तो उसके बारे में धारणा बन जाती है, पूर्वग्रह बन जाता है कि वो डिसीजन नहीं ले सकती, उन्हें डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो नहीं होती है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया। 9th पॉइंट है अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया। अब इसमें कहते हैं कि जो लिंगीय पूर्वाग्रह है उसे अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो लिंग पूर्वाग्रह बने हुए हैं उसमें अप्रजातांत्रिक का ही प्रभाव देखा जाता है। कि कहते हैं कि इससे क्या होता है, जब पुरुष वर्ग है अगर वो अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करना चाहता है, अगर अच्छा सिद्ध करना चाहता है तो हमेशा ही वो नारी वर्ग को गलत साबित करने का प्रयास करता है। कि जैसे अगर कोई भी कहते हैं कि कोई भी डिसीजन ले लिया, अगर सही भी महिला के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया गया या कोई भी निर्णय लिया गया, अगर वो सही होने के बावजूद भी उसको गलत ही ठहराया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, तो बोला जाता है कि जो लैंगिक विभेद है वो अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है। तो ये तो हो गया 9th पॉइंट। आगे जो 10th पॉइंट है वो है रूढ़िवादी प्रक्रिया। 10th पॉइंट है रूढ़िवादी प्रक्रिया। अब कहते हैं कि जो लिंगीय पूर्वाग्रह है या लैंगिक जो विभेद है या लिंगीय विभेद है वो ज़्यादातर रूढ़िवादी जो समाज है वहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें हमेशा ही जो पुरुष की प्रधानता है उसको ही स्वीकार किया जाता है, और जो नारी है उसको हमेशा ही नारी जो है उसको किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उसको हमेशा ही निम्न स्तरीय से घोषित करने का प्रयास किया जाता है। तो कहते हैं कि जो ये लिंगीय विभेद है उसे रूढ़िवादी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि जो ये लिंगीय विभेद है वो ज़्यादातर रूढ़िवादी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है वहीं देखने को मिलती है। तो ये तो होगी इसकी विशेषताएं। अब आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लिंगीय विभेद का अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसके लिंगीय विभेद के जो कारण हैं और जो उपाय हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, कि जैसे किन कारणों से जो लिंगीय विभेद है वो हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है और किस तरह से जो लैंगिक विभेद है या लिंगीय विभेद है या लिंग पूर्वाग्रह उसको दूर किया जा सकता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आपकी ये वाली जो क्लासेस हैं जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा। कि जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि जब भी आपका थोड़ा टाइम बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपको जो भी वीडियो अपलोड की जा रही हैं उसको आप ध्यान से सुने, अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में गहनता से सोचें, गहनता से उसको पढ़ें, ताकि जो पेपर हो तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।